नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला, जो कि हरियाणा के इस वक्त झज्जर में मौजूद है और मेरे साथ मेरे सहयोगी मुंबई से सोहित मिश्रा भी साथ में मौजूद हैं। हरियाणा के गांव में इस वक्त कोरोना ज़बरदस्त तरीके से अपने पैर पसार चुका है। हम इस वक्त शेखुपुरा गांव के बाहर खड़े हुए हैं और आपको गांव की तरफ जाती हुई सड़क बिल्कुल सुनसान नजर आएगी। पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर 4 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से, और हरियाणा में कई गांव ऐसे हैं जहां पर पिछले 10 दिनों में 18 मौतें हैं, किसी में 10 मौतें हैं, जो कि आधिकारिक इन मौतों की पुष्टि हो चुकी है। और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि बुखार से मौत हो गई। लोग कह रहे हैं कुछ रहस्यमयी बुखार आ रहा है लोगों को और फिर सांस में तकलीफ होती है और उनकी मौत हो जाती है। ये बताइए कि इस समय क्या गांव में सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ना ही टेस्टिंग प्रॉपर हो पा रही है, ना ही ऑक्सीजन बेड मिल पा रहे हैं। सर, सरकार की तरफ से खास बात ये है कि यहाँ जो टेस्टिंग की जा रही है वो रैपिड टेस्टिंग है, ना कि आरटीपीआर से टेस्टिंग, क्योंकि पकड़े हैं वो। गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार जी मौजूद हैं। सुरेश जी, आपके गांव में इस वक्त कोरोना को लेकर के हालात कितने खराब हैं? बिल्कुल, कोरोना ने पूरे गांव में पैर पसार लिए हैं जी। हमारे गांव में हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। एक आध घर बच रहा है जिसमें बुखार नहीं है, नहीं तो घर घर बुखार किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है। घर घर बुखार आ रहा है। हाँ। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, अगर बताएं, पिछले 2 हफ्तों में? पिछले 2 हफ्तों में लगभग 40 से या 1-2 ऊपर नीचे इतनी मौतें हो रही हैं पिछले 2 हफ्तों में। 2 हफ्तों में। और 40 में से पुष्टि कितने की हो गई है कि उनको कोरोना हुआ था और कोरोना से मौत हुई है? पुष्टि लगभग 17-18 व्यक्तियों की पुष्टि हो पाई है। हम ये मान रहे 90% कोरोना से मर रहे हैं लोग। रोज लगभग 5, 6, 7 ऐसे पॉजिटिव मिल रहे हैं। रोज 5-6 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। अब तक अगर बताएं, आपके गांव में इस समय कितने पॉजिटिव केसेस हैं? अब तक 77 लोग पॉजिटिव केस हैं। 77 लोग पॉजिटिव केस हैं अभी तक। और आज भी टेस्टिंग हुई है, कितने लोग निकले हैं पॉजिटिव? आज 42 टेस्टिंग हुई है, उसमें से 5 लोग पॉजिटिव थे। रोज पॉजिटिव आ रहे हैं लोग रोज। जो जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनमें से किस आयु वर्ग के लोग ज्यादा हैं? लगभग 5-6 तो 35 साल तक नीचे के थे और बाकी सभी आयु वर्गों के लोग थे। किस तरीके के भय में जी रहे हैं इस समय गांव वाले? वह तो भाई साहब यह है कि सभी ऐसे मरते रहे तो गांव खाली हो जाएगा। ऐसे ही सोच रहे हैं लोग मरते रहे तो वैसे गांव खाली हो जाएगा। बिल्कुल, लोग इतना डरे हुए हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है सरकार को और क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या टेस्टिंग घर घर जाके हो रही है या फिर लोगों को जाना पड़ता है? टेस्टिंग पे पूरा दबाव नहीं हो रहा जी। अच्छा। लोग टेस्टिंग कराते हुए घबरा रहे हैं। अच्छा। हाँ, सरकार ने चाहिए कि घर घर जाके टेस्ट करवावे, टीम और भेजे डॉक्टरों की, जो हर एक घर में जाकर जबरदस्ती टेस्ट हो। अच्छा सरपंच जी, जो टेस्टिंग हो रही है वो एंटीजन माध्यम से हो रही है, जो तुरंत रिजल्ट आ जाता है? हाँ, तुरंत रिजल्ट आता है। सुरेश जी बता रहे हैं कि अब गांव वालों को लगता है कि ऐसे ही लोगों की मौतें होती रहीं तो गांव खाली हो जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले एक चिट्ठी जाहिर कर ये कहा कि 18 साल के ऊपर उन्हीं लोगों का टीकाकरण होगा जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। बाद में सूचना विभाग ने इसे गलत बताया, लेकिन जब एनडीटीवी की टीम मेरठ में एक टीकाकरण केंद्र पर पहुंची तो वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि वो लोगों के आधार कार्ड को चेक कर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश से हैं उन्हीं को टीका दिया जा रहा है। रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मेरठ के सरधना में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन हो रहा है। 18 साल से जो भी ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। ये आप देखिए, एक लंबी कतार यहां पर लगी हुई है लोगों की। और चूंकि सरधना में भी काफ़ी कोविड के मरीज आ रहे हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा यहाँ पर लोग संक्रमित हैं, तो उसके वजह से अब लोगों के अंदर वैक्सीन लगाने को लेकर काफ़ी जागरूकता भी आई है और डर भी है कि इस रोग के कहीं चपेट में ना आ जाए। तो इसके वजह से वैक्सीनेशन का काम अब तेज़ी पर है। लेकिन एक बात जो इसमें ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में जिनके एड्रेस हैं आधार कार्ड में, उन्हीं का यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये आधार कार्ड सबका चेक हो रहा है कि उनके एड्रेस कहाँ के हैं। अगर बाहर के राज्य का आपका आधार कार्ड है और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको टीका नहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड सबका जो है चेक किया जा रहा है। अच्छा मैडम, अगर कोई बाहर का बंदा है
और यूपी में रह रहा है और आधार कार्ड में एड्रेस यहाँ का नहीं है उत्तर प्रदेश का, तो उसको टीका लगेगा कि नहीं? नहीं, उनको नहीं लग रहा है। जिस चीज़ से हमने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है पेशेंट ने, तो अगर वो चीज़ यूपी की है एड्रेस उसमें, तो उनको लग रहा है। अच्छा, और जैसे अगर मेरा मतलब कि आधार कार्ड है दिल्ली के पते का और मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और शेड्यूल कर रखा है, तब भी नहीं लगेगा? फिर भी नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन भले हो चुका हो या नहीं हुआ हो, लेकिन वो जो है प्रॉपर एड्रेस उनका यूपी का होना चाहिए। ये आप लोगों को निर्देश मिले हैं कि निर्देश दिया गया जी, निर्देश दिए गए हैं हमें। इसीलिए आप लोग सारे आधार कार्ड का यहाँ पर एड्रेस देख रहे हैं। ये आप देखिए सारे आधार कार्ड का एड्रेस जो है वो पता देखा जा रहा है और ये सारे लोग लोकल हैं। और आप अच्छा कहाँ के हैं? जी शिवम नाम है मेरा। शिवम नाम है, आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, तो ये सबका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, तभी यहाँ पर टीका लगेगा। हालांकि सरकार का ये जरूर स्पष्टीकरण है कि उत्तर प्रदेश में अगर बाहर के भी राज्यों के लोग रह रहे हैं तो उनको टीकाकरण उनका किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ज़मीन पर जो हम देख रहे हैं, जो हमें स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर बता रहे हैं, उनका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों का जो आधार कार्ड है वो उत्तर प्रदेश का ही एड्रेस होना चाहिए, तभी टीका लग सकेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और बाहर के राज्य का आपका आधार कार्ड है तो आपको इस तरीके के जो टीके हैं वो यूपी में नहीं लग सकते हैं। सरथना से राकेश सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पहले यमुना में, फिर बक्सर के चौसा में और अब गाजीपुर के गहमर में लगातार गंगा में शव मिलने से आसपास के इलाके में काफी दहशत है और इन शवों पर प्रशासनिक अमला कुछ भी कहने को तैयार नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। गाजीपुर के गहमर गांव के अगल बगल के इस तराई इलाके में मंगलवार की सुबह गंगा में तैरते कई शव देखकर हड़कंप मचा है। इसकी जानकारी प्रशासन को पहले दे दी गई थी कि यहाँ पर लकड़ी के अभाव में और जो है लकड़ी के अभाव में यहाँ पर जो है जल प्रवाह किया जा रहा है, जिसमें गहमर, करहिया, खुदरा, बिहार के सीमावर्ती इलाके, पचौरी, सायर, ये लगभग 12-13 गांव के जल प्रवाह यहाँ पर हुए हैं। अभी तो दुर्गंध आ रही है, आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। इन शवों से अब दुर्गंध आने लगी है और लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। जल प्रवाह जो किया गया है उससे कोरोना फैलने की भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला को शासन से आदेश आया है कि कोई भी शव जल प्रवाह न किया जाए और जो शव लगे हुए हैं उसको गंगा में जो है कि मुख्य धारा में जोड़ करके उसको बाहर कर दिया जाए। प्रशासन साफ साफ कुछ भी नहीं कह रहा है, बहाना जांच कर पता लगाने का किया जा रहा है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है, हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय हैं, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडी कहाँ से आई है, कैसी है तो कहाँ है और कितनी संख्या में है, हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। गंगा में नजर आ रहे शव गाजीपुर और बिहार के सीमावर्ती गांव के आसपास के बताए जा रहे हैं। इतने शव पहले कभी नहीं नजर आए। इनको लेकर तरह तरह की कहानियां हैं और तरह तरह के डर। गाजीपुर से सुनील के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की नाक कटवा दी है। हमारे देश की सरकार जो है 93 देशों को जा के वैक्सीन बांट रही है, कह रही है हमारे देश के लोग मरते रहे, हम तो देंगे दूसरे लोगों को। कह रहे दिल्ली सरकार को इंटरनेशनल टेंडर करना चाहिए था, ग्लोबल टेंडर करना चाहिए था और वैक्सीन ले आनी चाहिए थी। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह कहते हुए कि भारत सरकार कुछ नहीं करेगी, केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, केवल राज्य जाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके खड़े हों और ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन लेके आ जाएं। फिर भारत सरकार क्या करेगी? इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की नाक कटवा दी। भारत नहीं दिख रहा, दिल्ली दिखनी चाहिए, उत्तर प्रदेश दिखना चाहिए, हरियाणा दिखना चाहिए, बिहार दिखना चाहिए। वहीं दिल्ली में एक तरफ कोरोना को लेकर के हालात कुछ बेहतर हुए हैं, लगातार कोरोना के नए मामले कम आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड तैयार किए जा रहे हैं।
हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के सामने 500 आईसीयू बेड्स का अस्पताल तैयार है। दिल्ली में सबसे ज्यादा कमी आईसीयू बेड्स की थी। इसी तरह 500 आईसीयू बेड्स का एक और अस्पताल एलएनजेपी से जोड़कर दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में तैयार होने वाला है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता बढ़ी है। इसके अलावा इस तरह के कोविड केयर सेंटर भी बन गए हैं, जहां ऑक्सीजन बेड के साथ मरीजों को थोड़ा इलाज भी दिया जाता है। इन सब के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में अब आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं रह गई है। कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। कल ही जीटीबी हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसीयू के बेड चालू किए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है। दिल्ली में संक्रमण के नए मामलों में भी कमी देखी जा रही है। बीते 15 दिनों में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर आधी हो चुकी है। दिल्ली में 11 मई को संक्रमण दर 17.8% पर रही, जबकि 26 अप्रैल को ये 35% पर थी। हालात थोड़े सुधर रहे हैं, लेकिन सरकार कोरोना के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सतर्क रहना चाहती है। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स की बेड की अभी भी डिमांड है। अभी भी देखिएगा 23,000 के करीब बेड हैं दिल्ली में जो कोरोना के हैं, जिसमें से 20,000 के करीब ऑक्यूपाइड है। 20,000 एडमिशन बहुत बड़ी बात होती है। खाली बेड तो हैं 3,500 के करीब खाली बेड है, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है कि 20,000 लोग अस्पतालों के अंदर एडमिट हैं। पिछली जब लहर आई थी तब मैक्सिमम 9,500 पेशेंट एडमिट हुए थे किसी एक दिन में। मैंने मैक्सिमम जो ऑक्यूपेंसी थी 9,500 बेड की थी। इस बार टॉप कितने गई ऑक्यूपेंसी आप लोग? 1,500 एक्स्ट्रा मान लीजिएगा। अच्छा, 22,000 की 22,000 तक गई है। कुछ सुधार के इंडिकेटर्स बताने के अलावा ये भी बताना जरूरी है कि अभी भी दिल्ली में कोरोना से रोजाना 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और यही बात इस समय सबसे ज्यादा चिंता का विषय बनी हुई है। इस रिपोर्ट का मकसद भी यही बताना है कि दिल्ली के अंदर हालात कुछ जरूर सुधर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में आना अभी बाकी है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं देश प्रदेश में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर क्यों एएमयू में जताया जा रहा है नए वेरिएंट का अंदेशा। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 44 लोगों की मौत ने हंगामा खड़ा कर दिया है। इन 44 लोगों में 19 एएमयू के प्रोफेसर हैं और 25 नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने आईसीएमआर को पत्र लिखकर यह अंदेशा जताया है कि एएमयू में कोरोना का नया खतरनाक वेरिएंट है। इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल CSIR के इंस्टीट्यूट में भेजा गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में एक और प्रोफेसर की कब्र खुद रही है। मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शोएब जहीर नहीं रहे, उन्हें यहां दफन होना है। यूनिवर्सिटी का कब्रिस्तान उन लोगों की ताज़ा कब्रों से भरा पड़ा है जो पिछले करीब 20 दिनों में गुजर गए। मरने वालों में करीब 19 फैकल्टी मेंबर्स और करीब 25 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है। जो बड़े लोग गुजर गए उनमें मेडिसिन विभाग के डॉक्टर शादाब खान, मेडिसिन विभाग के डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर हुमायूं मुराद, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के डॉक्टर सईदुज़्ज़मा, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर जमशेद सिद्दीकी, साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर सईदुज़्ज़फ़र, साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर साजिद अली खान, इतिहास विभाग के डॉक्टर जिब्राइल, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर काजी मोहम्मद जमशेद, धर्मशास्त्र विभाग के डॉक्टर एहसानुल्लाह और लॉ फैकल्टी के डॉक्टर शकील समदानी शामिल हैं। पूरा जो कब्रिस्तान यूनिवर्सिटी का वो भरा पड़ा है। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसमें कि इसमें बड़े अच्छे डॉक्टर्स का भी इंतकाल हुआ है, बड़े अच्छे दिग्गज प्रोफेसर, डीन, चेयरमैन का इंतकाल हुआ है।
और बड़े यंग टीचर्स का भी इंतकाल हुआ है। बड़े हेल्दी लोग थे और बड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे और बहुत केयर भी करते थे अपना। यही नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी बड़े पैमाने पर मौत हुई है। इनकी तादाद 25 बताई जा रही है। ऐसी हालत में एएमयू के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने आईसीएमआर के डायरेक्टर को खत लिखकर इसकी जांच कराने कहा है। उन्होंने सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी को यहां के सैंपल्स भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे हैं। इससे पहले जो कोरोना की पहली लहर आई थी उसमें भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो था उसने बहुत अग्रणीय भूमिका निभाई थी। इस बार ये देखा गया है कि जो मोर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है। उसका क्या कारण है, ये एक चिंता का विषय है, जांच का विषय है। एएमयू में करीब 30,000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें करीब 16,000 यहाँ के 19 हॉस्टल्स में रहते हैं। पहले यूनिवर्सिटी के बंद होने पर भी बड़ी तादाद में आम छात्र, रिसर्च स्कॉलर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हॉस्टल्स में रहा करते थे। लेकिन इतनी मौतों के बाद दहशत से हॉस्टल खाली हो गए हैं। अभी इस वक्त ज़्यादातर 450 की कैपेसिटी है। लमसम 50-60 स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जो पीएचडी के भी है। कुछ अपने थीसिस सबमिट करने वाले हैं, तो उनकी मजबूरी है, रुके हुए। लेकिन उनके माँ बाप की कॉल आ रही है डेली। वो कह रहे हैं थीसिस सबमिट हो या ना हो, आप घर आइए पहली फुर्सत में। देश की एक इतनी मशहूर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इतने बड़े पैमाने पर स्कॉलर्स की मौत चिंता का सबब जरूर है। इसकी जांच करा के लोगों की जान बचाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। अलीगढ़ में अदनान और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।